नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और हमारे ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसपी केशरवानी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर केशरवानी एसआर अस्पताल में एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जो आज हमें बताएंगे कि नवजात शिशुओं में जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उससे संबंधित सुझाव और उससे बचने के उपाय। सर, सबसे पहले हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि एसआर अस्पताल में आईसीयू और एनआईसीयू की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में जहाँ तक बच्चों के इलाज का सवाल है, संपूर्ण आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें हमारा एनआईसीयू है। 0 से लेके 28 दिन तक के बच्चों को जिसमें भर्ती करके रखा जाता है, जिसे एनआईसीयू कहते हैं। उसमें हमारे पास रेडिएंट वार्मर्स, वेंटिलेटर, सीबेड और सेंट्रल ऑक्सीजन सहित सारी सुविधाएं हैं। कुशल ट्रेंड स्टाफ हमारे पास मौजूद है जो कि 24 घंटे और 7 दिन अपनी सेवाएं देते हैं। सर, इस एसआर अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या क्या सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे? जैसे अभी भविष्य में सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो हमारे एसआर अस्पताल क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे इस चीज़ के लिए? जहाँ तक कोरोना का सवाल है, अभी तो कोरोना साइलेंट स्टेज पे है। पहली लहर आई, खत्म हो गई, दूसरी लहर आई बहुत भयानक रूप से, वो भी करीब करीब समाप्ति की ओर है। और अभी तीसरी लहर की काफ़ी चर्चा है जी। और ये भी सुनने में बहुत आ रहा है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा जी। पर इसके लिए हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पर हम ये भी मानते हैं कि हमें पैनिक नहीं होना है और अपना धैर्य जो बना के रखें ताकि हम अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें। जहाँ तक एसआर हॉस्पिटल चिखली की बात है, यहाँ पे हमने हमारे यदि बहुत छोटे बच्चे इन्फेक्ट होते हैं कोरोना से, तो हमारे पास एनआईसीयू है, पीआईसीयू है, जिसमें कि ट्रेंड कुशल स्टाफ है हमारे पास जो कि वेंटिलेटर, सीपेप ये सारे को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी हद तक ट्रेंड है वो। और हमारी सेवाएं जो हैं वो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगी। तो हम इसके लिए पूरी तरह सजग हैं और पूरी तरह तैयार हैं कि कोई भी स्टेज आए हम अपने अच्छा परिणाम देने के लिए उपलब्ध रहेंगे जी। सर, नवजात शिशुओं से संबंधित जो जानकारियां हैं, सामान्य जानकारियां, वो दर्शकों को बताइए हमारे। नवजात शिशुओं से संबंधित हमारे यहाँ तो काफ़ी एसआर हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं हैं जी। क्योंकि हम बहुत पहले से ही एनआईसीयू डेवलप करके रखे हुए हैं, जिसमें कुशल स्टाफ है और ड्यूटी डॉक्टर्स वहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। तो जहाँ तक नवजात का सवाल है, जो बच्चे जन्म से लेकर 28 दिन के बच्चों को अपन नवजात कहते हैं जी। और नवजात को बहुत संभावना रहती है, एक अलग ग्रुप रहता है नवजात का, उनका मतलब सिक होने का, बीमार होने की बहुत संभावना रहती है क्योंकि वो पेट से बाहर आते हैं। गर्भवती महिलाओं को पेट से बाहर आते हैं तो उस समय जो प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात भी उनको बीमारी लगने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए एनआईसीयू का मतलब प्रावधान है कि नवजात बच्चों को इलाज करने के लिए। सर, आमतौर पर प्रसव के दौरान क्या क्या जटिलताएं होती हैं महिलाओं को? मैडम, अच्छा क्वेश्चन है आपका। प्रसव जब बच्चा गर्भ धारण के पश्चात मतलब जब पैदा होता है जी, तो प्रसव के दौरान एक चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो चाहे सीजर से हो जी, प्रसव के दौरान एक शिशु रोग उपस्थित रहे तो यदि कोई जटिलताएं होती है बच्चे को, नवजात को, तो वो शिशु रोग विशेषज्ञ है उसका सही लक्षण पहचान के तुरंत उपचार कर सकता है ताकि भविष्य में यदि बच्चे को, नवजात को कोई शारीरिक या मानसिक विकारता आती है तो उसको संभावनाओं को कम किया जा सके। सर, जैसे बच्चे जन्म लेते ही कई बच्चों में पीलिया की जो शिकायत है वो कॉमन है, ये आगे चल के मतलब ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है या फिर वो माँ पेट से ही पीलिया की बीमारी लेकर आते हैं? क्या है इससे उसका कुछ सुझाव बताइए सर। सही क्वेश्चन है। पीलिया के लिए तो हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए। पीलिया नवजात शिशु में पैदा होने के बाद 2 टाइप का होता है, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं और एक को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। तो जन्म जैसे बच्चे का जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर यदि पीलिया हो जाता है तो उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ब्लड ग्रुप वगैरह जैसा रहता है, ब्लड ग्रुप मैच नहीं खाता बच्चे और माँ का,
RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, यदि बच्चा माँ RH पॉजिटिव है और बच्चा RH नेगेटिव हो गया तो उसमें बहुत संभावना रहती है कि 24 घंटे के अंदर उसको पीलिया हो जाए। तो ये काफ़ी खतरनाक स्थिति रहती है। तो इस बच्चे का क्या है, तुरंत उपचार करना अति आवश्यक रहता है। एक टाइप का जो जॉन्डिस होता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है 24 घंटे के बाद होता है, तीसरे चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। तो इसमें करीब करीब 90% तो सामान्य रहता है, 10% संभावना ऐसी रहती है कि बच्चे को कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि जॉन्डिस ज़्यादा रहने से वो ब्रेन में भी पहुंच सकता है, जिसको कर्निक टेरस बोलते हैं। तो वो स्थिति बहुत ही मतलब गंभीर रहती है। तो इसलिए बच्चे के पीलिया का इलाज जो है उसके लिए सतर्क रहना अति आवश्यक है। जी सर, स्तनपान का तरीका क्या होना चाहिए माताओं का? नवजात शिशु का सही तरीका मतलब उनका क्या होना चाहिए? नवजात शिशु का स्तनपान का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवजात को बच्चा जब पैदा होने के बाद बाहर आता है तो 2 प्रक्रिया रहती है। एक तो सांस लेने की प्रक्रिया रहती है जो कि 1 मिनट के अंदर वो तुरंत तत्काल प्रारंभ होना चाहिए, उसके लिए हमको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। दूसरा जो उसकी प्रतिक्रिया रहती है बच्चे का, नवजात का, कि वो स्तनपान है, वो फीडिंग का है वो। तो जहाँ तक नॉर्मल डिलीवरी यदि होती है तो बच्चे को आधे घंटे के अंदर ही स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए। पर यदि सीजर से डिलीवरी हुई है तो 4 से 6 घंटे के अंदर जब माँ जब सेटल हो जाए, मतलब ऑपरेशन थिएटर से निकल के फिर उसको बेड वगैरह में ले गए, बच्चा जब माँ जब सेटल हो जाए तो 4 से 6 घंटे के अंदर उसको स्तनपान जो है वो प्रारंभ कर देना चाहिए। और स्तनपान जो है काफ़ी मतलब एक टेक्निकल काम होता है, मतलब माँ जो स्तनपान कराती है उसमें थोड़ी टेक्निक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें मतलब टेक्निक जो है हमको माताओं को थोड़ा सा ट्रेनिंग देके उसको वो करना चाहिए कि वो कैसे स्तनपान कराएं। तो जैसे स्तनपान कराने के लिए तो बैठ के स्तनपान कराना चाहिए, लिटाया स्तनपान होना नहीं चाहिए। दोनों ही स्तन से बारी बारी से स्तनपान कराया जाना चाहिए। और स्तनपान कराते वक्त माँ का ध्यान जो है स्तनपान पर रहना चाहिए, इधर उधर की बातों में उनका ध्यान नहीं रहना चाहिए। और स्तनपान के बाद फिर बर्पिंग भी कराना चाहिए। बर्पिंग मतलब बच्चा दूध पीने के बाद फिर जब वो पूरा दूध पी लेता है तो संभावना ये रहती है कि बच्चा दूध बाहर भी निकाल लेता है, जैसे पलटा दिए तो उसको कंधे में सट्टा के ऐसे पीठ को थपथपाना चाहिए, जिसको बर्पिंग प्रक्रिया बोलते हैं। इससे क्या होता है कि अनावश्यक जो गैस जो है बाहर निकल जाता है और दूध जो है अंदर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। जी सर। सर, जो जैसे नवजात बच्चों में आपने जो बताया कि गैस और वो कब्ज़ की जो शिकायत हो जाती है, बच्चा रोता है, तकलीफ़ बता नहीं पाता, उसके लिए क्या उपाय हमें अपनाना चाहिए? मैडम ऐसा है कि बच्चा जो है, बच्चे में बहुत सारी पेक्युलरिटीज़ होती है। कई चीज़ जो बच्चे में सामान्य रहता है, फिर हम माँ बाप जो हैं या परिवार के लोग समझते हैं कि बच्चा बहुत बीमार पड़ गया है। तो वो पेक्युलरिटीज़ में एक चीज़ ये भी होती है कि बच्चा जो है वो नवजात जो है वो जन्म के पश्चात एक दिन में 10 बार 12 बार वो जो है वो मोशन करता है, लेटने जाता है वो। तो वो भी मतलब एक समान प्रक्रिया है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। पर इसके विपरीत कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है वो 4 दिन 5 दिन तक दस्त नहीं करता है, वो भी एक सामान्य प्रक्रिया है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। उसमें हम क्या, यदि बच्चा थोड़ा सा सेक दिए या थोड़ा सा ग्लूकोज पानी पिला दिए तो बच्चा फिर गया है वो मोशन उसका पास हो जाता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है। जी सर, नवजात शिशुओं का आहार कैसा होना चाहिए? पौष्टिक आहार उन्हें क्या लेना चाहिए? मैडम, नवजात शिशुओं का तो ऐसा है कि नवजात शिशु का आहार तो सिर्फ माँ का दूध ही है जी। और उससे ज़्यादा जैसे अब वो 1 साल 2 साल के हुए, नवजात शिशु का आहार जो है जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है। और ये उसका प्राकृतिक अधिकार भी है कि उसको माँ का दूध ही मिलना चाहिए कायदे से। पर यदि किसी कारणवश यदि माँ का दूध यदि नहीं आ रहा है, लैक्टेशनल फेल्योर का केस है, तो उस समय हम फिर उसको गाय का दूध प्रीफर करते हैं सेकंड नंबर पे। और गाय का दूध भी यदि उपलब्ध ना हो तो फिर डब्बे का फार्मूला दूध जो है वो बड़ी सावधानी से और साफ सफाई से बना के बच्चों को डब्बे का फार्मूला दूध भी दिया जा सकता है। पर प्रथम प्राथमिकता जो है माँ का दूध ही है जी। 6 माह तक माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए जी सर। सर, और इससे लाभ क्या होता है माता को? स्तनपान कराने से माता को क्या लाभ होगा? स्तनपान से बच्चे को भी बहुत ज़्यादा लाभ है और माता को भी बहुत ज़्यादा लाभ है।
तो जहाँ तक बच्चे का सवाल है तो स्तनपान करने से स्तन में जो दूध माँ का दूध है उसमें प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज, एंटी प्रोटीन, हाई क्लास प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, मिनरल्स जो है, जितना बच्चे का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मौजूद रहता है प्राकृतिक रूप से। तो स्तनपान से सबसे ज़्यादा फायदा बच्चों को होता है उससे। और इसके सिवा इसके साथ साथ यदि बच्चे को क्या है, इम्यूनिटी उसकी अच्छी डेवलप होती है। इम्यूनिटी डेवलप होने से बच्चा जब उसको टीका लगाते हैं ना जब हम जी जी। तो अच्छे से रिस्पांस करते हैं टीके का वो। और साथ में यदि बच्चा 2 साल तक अच्छे से स्तनपान किया है तो उसको उल्टी दस्त की शिकायत की संभावना कम रहती बड़े होने के बाद, या सांस की बीमारी होने की संभावना कम रहती बच्चे को। जैसे उसको निमोनिया होना नहीं होगा, बार बार जो सर्दी खांसी होती है वो नहीं होता है। और चौथा जो एक बहुत बड़ा जो फायदा नवजात को होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। तो उसका दिमाग का भी बहुत जल्दी विकसित होता है। और जो बच्चा स्तनपान करता है बचपन में, इस नवजात के समय में, उसका IQ जो है जो नवजात जो स्तनपान नहीं किया तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है मतलब। तो ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है स्तनपान से। जी सर। अच्छा सर, अभी आपने टीकाकरण की बात की, तो बच्चों को कौन कौन से टीके लगाने बहुत आवश्यक हैं, ज़रूरी है उनके लिए आने वाले समय के लिए? जहाँ तक नवजात की बात है तो ये एक पॉलिसी है, एक गवर्नमेंट का मतलब वो है, क्या होती है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जी। कि बच्चे को जन्म के पश्चात BCG का टीका देते हैं जन्म के तुरंत बाद, जो कि कंधे में लगाया जाता है। BCG जिससे TB का बचाव होता है। जी सर। पोलियो को ड्रॉप दी जाती है जिससे पोलियोमाइलाइटिस से बचाव होता है। साथ में हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है जिससे कि आगे जाकर उसको आगे हेपेटाइटिस B की संभावना नहीं रहती। और सर, अभी जो कोरोना वैक्सीन आ रहा है बच्चों के लिए, वो कितना सुरक्षित है बच्चों के लिए? उन्हें लगाना आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है कि नहीं है सर, आपके हिसाब से बताइए। अभी तो मैडम ऐसा है कि कोरोना का टीका जो है वो 18 साल के ऊपर के लिए है। अभी हमारे देश में भी 18 साल के नीचे के लिए तो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, पर संभावना ये है कि बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको हम स्टेप वाइज ही, गवर्नमेंट जो शासन जो है इसको स्टेप वाइज ही करेंगे। पहले फिर 18 से 12 साल तक का करेगा, फिर 12 से फिर उसके बाद नीचे के बच्चों करेंगे। पर यदि गवर्नमेंट का यदि पॉलिसी में आ गया तो ये टीका जो है वो अवश्य लगाया जाना चाहिए। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को बताइए, आजकल बच्चे AC कूलर वाले हो गए, ठंड हो गर्मी हर मौसम में, तो वो इनके लिए ये कितना सुरक्षित है AC और कूलर में रहना सोना बच्चों के लिए? नहीं, ये तो ऐसा है मैडम, AC कूलर का तो खैर आजकल प्रचलन ही है बहुत ज़्यादा। बच्चे जो है घर में सब साथ में परिवार के साथ सोते हैं, तो परिवार में यदि AC कूलर चलेगा तो बच्चे को भी तो उसमें रहना पड़ेगा। पर इसके नुकसान क्या हो सकते हैं सर, जैसे भविष्य में? जैसे अपन चला रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है अपने को मेंटेन रखना चाहिए। 26-27 में चलाएं, ऐसा नहीं कि 19-20 में चला रहे हैं। बच्चा एक्सपोज होगा तो उसको बट नेचुरल उसको सर्दी खांसी होगी, फिर सर्दी खांसी होगी, वायरल लगेगा तो बुखार आएगा, फिर वो ठीक से इलाज नहीं किए तो फिर बहुत छोटे बच्चे हैं तो निमोनिया होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को क्या है अपने को सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कूलर का भी इस्तेमाल जो है हमें सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए, बहुत अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी। सर, बच्चे जो अक्सर आपने देखा होगा कलम या चौक वगैरह खाते हैं छुपकर, मिट्टी वगैरह खाते हैं, तो वो किस कमी की वजह से ऐसा होता है कि, या फिर उनकी आदत कैसे छुड़वाई जाए? ये मैडम ये जो चाक मिट्टी वगैरह जो खाते हैं ये बच्चा, इसको पाइका बोलते हैं, ये बीमारी का ही है स्वरूप है, ये पाइका बोलते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा मेंटल वो इसमें आता है, मानसिक विकार में आना चाहिए। हर बच्चे खाते नहीं है, कुछ बच्चे खाते हैं। तो इस चीज़ों को तो इसका तो ऐसा कोई इलाज नहीं है कि कोई दवा दिया और पाइका मतलब मिट्टी खाना बंद कर देगा वो। पर हमें सावधानी रखना चाहिए कि बच्चे कम से कम चीज़ वो खाए, मतलब अपने को वाचफुल रहना चाहिए। और जो बच्चे मिट्टी या चाक वगैरह खाते हैं उनमें जनरली आयरन की कमी हो जाती है, तो उसको हम आयरन का सिरप देते हैं, कैल्शियम का सिरप भी दिया जाता है। और इनको कृमि होने की भी बहुत संभावना रहती है, क्योंकि मिट्टी खा रहा है तो अंडे रहते हैं कृमि के, तो कृमि की दवा भी दी जाती है। तो उससे क्या है, उसका ग्रोथ फिर बराबर होता है उससे। जो सर कृमि की बात की आपने, तो क्या ये दूध से, माँ के दूध से भी हो सकता है? नहीं, माँ के दूध से कृमि बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई संभावना नहीं है। जी सर।
और सर जैसे नवजात शिशुओं में फिर एक समय के बाद जब वो दांत निकलने की प्रोसेस होती है, फिर उनको उल्टी दस्त, तो उस हाँ, बच्चा बहुत ज़्यादा बहुत नर्वस अच्छा हो जाता क्वेश्चन है किया जी। आपने। ये बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि 6 महीने 7 महीने में बच्चा जब माँ का दूध कम हो जाता है और बाहर का वीनिंग जब अपनी स्टार्ट करते हैं बाहर का दूध का, जी तो वो समय रहता है कि उस समय बच्चे का दांत निकलता है। जी क्योंकि बच्चे का दांत निकलता है, नीचे अंदर से बाहर आता है, मसूड़े में थोड़ा वो इरिटेट करता है, जी सर। तो बच्चा हर चीज़ को क्या है मुँह में डालता है। वो कहाँ भी खिलौना दिखा मुंह में डालेगा, कोई भी चीज़ देगा या फिर उंगली को मुंह में डाल कर रखता है, जी क्योंकि वहाँ पे गम में इरिटेशन होता है। जी तो उसी कारण क्योंकि मुंह में कोई भी चीज़ बाहर की चीज़ जाती है तो फिर वो इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, इसलिए उल्टी दस्त होता है। तो अपने को सिर्फ साफ सफाई की सावधानी रखनी है, और ऐसा नहीं है कि दांत निकल रहा है तो उल्टी दस्त हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल जी में मुंह में उंगली डालना या बाहरी वस्तु को डालने के कारण वो उल्टी दस्त होता है। जी। तो साफ सफाई रखने से फिर वो उसकी संभावना कम हो जाती है। अच्छा सर, जैसे कि अभी ठंड का मौसम आने वाला है, अभी बच्चों में बीमारियां बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, वो खेलते हैं बाहर मिट्टी में, बच्चों के संपर्क में आते हैं, उनको वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उससे क्या बचाव करना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए? देखिए, जब भी मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। जैसे अभी 15 दिन पहले गर्मी पड़ रही थी, अभी ठंड चालू हो गया, तो मौसम में जब बदलाव आता है तो बट नेचुरल है कि सारे मतलब जीव मतलब मनुष्यों में हर एज में थोड़ा सा सर्दी खांसी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पर चूंकि बच्चे का बॉडी डेलिकेट रहता है तो उनमें ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कि वो बच्चे जल्दी से सर्दी खांसी से संपर्क करते हैं। तो अपने को सावधानी ये रखना है कि यदि किसी को इससे क्या बोलते हैं सर्दी खांसी है तो उससे दूर रहे, तो उससे बचाव हो सकता है बीमारी से। जी। सर बच्चों में जैसे हर 15 दिन महीने भर में पेरेंट्स अपने बच्चों को रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, ये कहाँ तक सही है बच्चों के लिए भी, और उनके पेरेंट्स में ये जागरूकता होनी चाहिए कि बच्चों को हम हर 15-20 दिन में चेकअप के लिए लेके जाएं, तो ये सही समझते हैं आप कि रूटीन चेकअप होना चाहिए? एसआर हॉस्पिटल में तो 24 घंटे बच्चे के डॉक्टर की सुविधा है जी। तो यदि किसी को भी ऐसा लगता है तो वो क्या है हॉस्पिटल में आके रूटीन चेकअप भी करा सकते हैं, बीमार होने पे भी अपना इलाज करा सकते हैं। अपने एसआर हॉस्पिटल में मतलब 24 घंटे 7 दिन शिशु रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं। और जहाँ तक ये फ्री चेकअप की बात है तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में ही है कि स्कूल हेल्थ होता है, प्रोग्राम होता है स्कूल हेल्थ, जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हर स्कूल में जा जाके बच्चों का हेल्थ चेकअप करते हैं और उनको जो भी समस्या रहती है, किसी को खून की कमी है, किसी को कृमि है, किसी को विटामिन ए की कमी है, तो उसका फिर भरपूर इलाज करते हैं। सर अभी आजकल जो समय बदला, बच्चे खाना भी मोबाइल देख के खाते हैं, उनको मोबाइल पकड़ा दो फिर वो चुप हो जाते हैं, मतलब एक कॉमन चीज़ हो गई हर घर में बच्चे को आज, ये मतलब मुझे लगता है कि बिगाड़ है ये एक तरीके से, और उससे उनके आँख में, अभी वो ज़्यादा कम एज के हैं तो इन्फेक्शन और आँख में खराबी, चश्मा अभी से बचपन से लग जाना, तो पेरेंट्स को कितना बचना चाहिए, बचाना चाहिए अपने बच्चों को इस सब चीज़ों से? बहुत ही सही, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका प्रश्न है जी। और इसमें लोगों का ध्यान जो है बहुत भटक रहा है। एक्चुअल में क्या है कि हम दिन भर मोबाइल पकड़े रहते हैं, बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, वो भी मतलब सब देखते रहता है, बात भी सब कॉन्शियस लेवल पे वो भी देख रहा है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, घर वाले क्या कर रहे हैं, और 3 साल 4 साल के होते होते वो भी क्या मोबाइल पकड़ के फिर अपना ऐसा बटन वटन दबाना चालू कर देते हैं या टच करना चालू कर देते हैं, और वो भी फिर क्या एडिक्ट हो जाते हैं, बड़ों जैसे वो भी एडिक्ट हो जाते हैं। और ये तो गुण जो है अब जेनेटिकली आने लगा है, मतलब जन्मजात ये गुण आने लगे बच्चों में कि मोबाइल पकड़ के फिर वो, तो जहाँ तक मोबाइल से नुकसान का सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसके स्क्रीन से जो रेज निकलता है, बच्चों की आंखें बहुत डेलिकेट होती है तो आंखों को भी बहुत नुकसान पहुँचा रहा है ये, आंखों को, पर्दे के पीछे रेटिना को, और फिर मानसिक रूप से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा वो हैंडीकेप्ड हो रहे हैं कि बच्चे, एक तो आदत पड़ रही है उनकी, एक नशा जैसे आदत पड़ रही है, फिर दिमाग में भी क्या है कि वो उससे रेज निकलती है तो उससे भी बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है बच्चों को। तो ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है और माँ बाप को बहुत ज़्यादा इसके लिए सतर्क रहना चाहिए और बहुत कोशिश करना चाहिए कि 5 साल 6 साल जितना हो सके उतना मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। सर अभी कोविड की वजह से बच्चों की क्लासेस अभी घर में ही वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो मोबाइल और लैपटॉप से ही पढ़ रहे हैं, तो इसके उनके लिए तो ये नुकसान है, लेकिन मजबूरी है कि पढ़ाई भी अब उसी से होना है, तो क्या सजेशन है? कोरोना काल चल रहा है तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए चलिए ठीक है, मजबूरी में ये सब अपने को करना पड़ रहा है,
पर ये रेगुलर बेसिस पे ये तो ठीक नहीं है, जी। अनुचित है बहुत तरीके से कि जी। अभी से बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठ के उसको पढ़े तो कुछ दिनों के लिए ठीक है ये। जी। अब चूंकि कोरोना खत्म हो रहा है जी। और स्कूल भी खुलने लगे हैं तो ये समस्या तो खैर खत्म हो जाएगी। जी। पर यदि ये बहुत लंबे समय तक चला तो बच्चों को नुकसान तो है, बच्चों को आंखों को भी नुकसान है और दिमाग में भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जी। बच्चों को इसके नुकसान तो है, खास में फिर संभावना ये भी रहेगी कि बच्चा उसके डिपेंडेंट हो जाएगा, एकदम आदत पड़ जाएगा, फिर वो लैपटॉप कंप्यूटर बचपन से छोड़ना मतलब उसके लिए दूर हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है। ये मैं सभी क्षेत्रीय जनता से, माता पिताओं से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को ये सब जो लैपटॉप कंप्यूटर और मोबाइल की जो बहुत तलब लगी हुई है उससे बहुत परहेज़ करें, दूर रहें और अपने बच्चों का स्वास्थ्य की तरफ विशेष रूप से ध्यान देवें एवं हर महीने तो नहीं, कम से कम 2 महीने 3 महीने में एक बार आके शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलके बच्चों का चेकअप करवाएं। और जहाँ तक हमारा सवाल है तो एसआर हॉस्पिटल में यहाँ 24 घंटे शिशु रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है, तो वो यहाँ पे कभी भी आके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर एसपी केशरवानी जो कि एसआर अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने हमें नवजात शिशुओं से संबंधित सामान्य जानकारियां बताई और उससे बचने के बच्चों को और उन बच्चों में उत्पन्न बीमारियों से बचने के सुझाव दिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।